वेलकम टू नीतिका की पाठशाला। मैं नीतिका और आपको जैसे पता है हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियोस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हमारे टॉपिक का क्या नाम है? फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा प्लीज वीडियो के साथ हमेशा अपनी बुक को लेकर बैठिए। तो प्लीज आप अपनी बुक विद पेन या पेंसिल अपने साथ लेके बैठिए ताकि आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाए। अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से देखूं तो आज का टॉपिक हमारा 2.1 है जिसका नाम है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जैसे कि हमने लास्ट कुछ स्लाइड में पढ़ा था, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज पहले आप पहले की वीडियोस को देखिए ताकि आपको आगे के टॉपिक्स और भी क्लियर हो जाए। हमने पढ़ा था कि लुइस 16 ने अपने आप को झुका दिया नेशनल असेंबली के सामने और अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। एक वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने मोनार्की के या जिसने लुई 16 की पावर को कम कर दिया, लिमिट कर दिया। तो अब उसके आगे क्या कंटिन्यू होती है स्टोरी, चलिए करते हैं। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब जो फ्रांस है वो क्या बन चुका है? एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है और जो राजा है, जो मोनार्क है, जो लुई 16 है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। ठीक है जी, चलिए। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. नेशनल असेंबली आपको याद होगा जो टेनिस कोर्ट पे बैठी थी वर्साइल्स में, उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग करनी स्टार्ट की थी 1791 में, वो खत्म हो चुकी। अब आपको पता होगा उन्होंने मेन टास्क क्या रखा था। उन्होंने मेन टास्क उनका यही था टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। राजा की जो लुई 16 थे उनकी पावर्स को लिमिट करना। So these powers now were separated and assigned to different institutions. हाँ जी, तो नेशनल असेंबली ने अब ये सोचा कि गलती कहाँ हो रही थी फ्रांस की? गलती यही थी कि पावर एक के हाथ में थी, मतलब लुईस 16 के हाथ में थी। तो क्यों ना हम पावर को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर लें। तो वो कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस थे? याद होगा आपको, मॉन्टेस्क्यू ने आइडिया भी दिया था। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। लेजिस्लेटिव मीन्स जो लॉज को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव मीन्स जो उन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड जुडिशरी मीन्स जो फाइनल अपना डिसीजन देते हैं किसी भी लॉ के रिगार्डिंग। तो चलिए, अब हमें पता है कि फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया है। तो ये जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बन गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, अब ये वर्किंग कैसे करेंगे? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ न्यू सिस्टम वर्कड। Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, नेशनल असेंबली बनी थी, वो तो ऐसे अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी थी कि नाउ वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स, हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उनको किसी ने डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया था। डायरेक्टली इलेक्ट मीन्स कोई वोटिंग देके वो जीते नहीं थे इस टीम को। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब हम कंट्री में कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोग हमें वोट करें और हम उस चीज को रिप्रेजेंट करें। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, मतलब सिटीजन्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गए एक्टिव सिटीजन्स, एक हो गए पैसिव सिटीजन्स। तो पहले हम पढ़ते हैं कि एक्टिव सिटीजन्स कौन है। एक्टिव सिटीजन्स वो हैं ओनली मेन, याद रखिए बेटा, द मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी एज 25 ईयर्स से अबव होगी, एंड हु पे टैक्सेस, जो टैक्सेस दे सकते हैं। कितना टैक्सेस दे सकते हैं? इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। क्या मतलब हुआ इसका? ओनली मेन, जो मेन 25 ईयर से जिनकी एज ऊपर है, जो टैक्सेस दे सकते हैं। कितने टैक्सेस वो दे सकते हैं? 3 days ऑफ लेबर वेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल एक लेबर की वेज एक दिन की है 50 रुपीज, तो 3 दिन की मीन्स 150 रुपीज। जो 150 से इक्वल, मतलब 150 या 150 से ऊपर टैक्स दे सकते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है बेटा, वो लोग एक्टिव सिटीजन में काउंट होंगे। तो एक्टिव सिटीजन कौन है? एक्टिव सिटीजन हमने पढ़ा ये लोग हैं। अब ये सिटीजन क्या करेंगे? इलेक्ट्रोल्स को वोट देंगे और ये इलेक्ट्रोल्स क्या करेंगे? नेशनल असेंबली को चूज करेंगे। क्लियर है बेटा? ये तो हो गए हमारे एक्टिव सिटीजन्स। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब जितने भी रिमेनिंग मेन, अब जो लोग रह गए हैं स्पेशली मेन और सारी वीमेन्स, उनको काउंट किया जाता था पैसिव सिटीजन्स। ठीक है जी। 25 ईयर्स अबव जो टैक्सेस दे सकते हैं वो तो बन गए एक्टिव सिटीजन्स। अब जो बाकी मेन रह गए या वीमेन्स रह गए वो बन गए हमारे पैसिव सिटीजन्स।
To qualify as an electoral and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. अगर आपको इलेक्ट्रोल की पोजीशन को क्वालिफाई करना है या आपको नेशनल असेंबली का मेंबर बनना है तो आपको कंट्री का हायर टैक्स पेयर की कैटेगरी में आना होगा। जो सबसे ज्यादा टैक्स देंगे, जो सबसे हाईएस्ट टैक्स देंगे, वही इलेक्ट्रोल या वही नेशनल असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते। हाँ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के साथ-साथ हमारे लुई 16 की पावर को भी कम कर दिया गया। तो उन्होंने सिटिज़न्स के लिए और क्या किया? सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटिज़न्स। कुछ राइट्स दे दिए उन्होंने इंडिविजुअल को, जैसे राइट टू लाइफ, आपको जीने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस, आपके कोई भी विचार हो सकते हैं, व्यूज़ हो सकते हैं, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लॉ के सामने इक्वल है। So it was the duty of the state to protect each citizen's natural right. तो अब क्या हो गया? ये स्टेट की ड्यूटी होगी, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, ये नेशनल असेंबली की ड्यूटी होगी कि सबके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, किसी को भी हार्म ना हो। ये सब चीजें नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू डिक्लेयर की। आई थिंक आई होप कि आप सबको अभी तक समझ आ रहा है कि फ्रांस में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया और कैसे मोनार्की की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कर दिया। हाँ जी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिकल सिंबल्स, आपकी बुक में भी ऐसे ही ड्रॉ किए गए हैं। मैंने वही पिक्चर्स को यहाँ पे लिए है। अब मैं वन बाय वन आपको एक-एक पिक्चर का सिम्बलाइज़ करूँगी, एक-एक पिक्चर का मीनिंग बताऊँगी, ताकि पेपर में अगर 1 मार्क्स की क्वेश्चन आ जाए कि इनका नेम आ जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल, तो आप उसको प्रेज़ेंट कर सको। जैसे हमारी फर्स्ट पिक्चर है, आप देख रहे होंगे, ये है ब्रोकन चेन्स, चेन का टूट जाना, ठीक है? चेन का टूट जाने से हमें खुद भी पता है, मीन्स एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, हम आज़ाद हो गए हैं। ये सिम्बल्स बनाए गए थे पॉलिटिकली। चेन का टूटना ही मतलब है कि हम किसी को हथकड़ी लगा देते हैं, अब जब वो टूट जाए तो मीन्स इंसान फ्री हो चुका है। तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या है? फ्रीडम, फ्री हो जाना। हाँ जी, सेकंड हमारी पिक्चर है बंडल ऑफ रॉड्स। इससे क्या पता लग रहा है कि एक रॉड को तोड़ना बहुत आसान है। किसी एक लकड़ी को या किसी एक रॉड को हम बहुत ईज़िली तोड़ देते हैं, बट बंडल को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो इससे क्या पॉलिटिकल सिंबल बन के आता है कि पॉलिटिकली वी कैन से दैट कि स्ट्रेंथ लाइज़ इन यूनिटी। जब तक आप एक साथ हो तो हम सब ताकतवर हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। ये चीज़ इस सिंबल को रिप्रेज़ेंट करती है। नाउ सेप्टल हमारा जो थर्ड सिंबल है, मैंने हर सिंबल के ऊपर नंबर्स दे रखे हैं बेटा। थर्ड सिंबल पे मैंने बनाया है सेप्टर। सेप्टर मीन्स सिंबल ऑफ रॉयल पावर्स। आप ज्यादातर देखते होंगे जितने भी राजा महाराजा होते थे या जितने भी पावरफुल हमारे हम कह सकते हैं रूलर्स होते थे, वो इसको हमेशा वॉर्स में यूज करते थे, क्योंकि एक पावर, ये रॉयल पावर का इंडिकेशन देता है। ठीक है जी। फोर्थ हमारा आ रहा है ट्राइंगल बना हुआ है, उसके ऊपर आई है अंदर। तो ये क्या है? द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, मीन्स द सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये जो आंख है वो रिप्रेजेंट कर रही है नॉलेज को। एंड द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। मतलब जब हमारी आंखें खुल जाती हैं तो हमें पूरा नॉलेज मिल जाती है, हमें सही और गलत में फर्क पता लग जाता है, और सूरज की रोशनी से डार्कनेस, इग्नोरेंस जो है वो खत्म हो जाती है। मीन्स अब हमें पता लग गया है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या फंडामेंटल राइट्स हमें मिलने चाहिए और क्या नहीं मिल रहे थे आज। क्लियर है बेटा? उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारी बनी हुई है विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशंस ऑफ द लॉ, जिसको अगर मैं सिंपली आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन से मतलब लूं, पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ मीन्स कि जितने भी अनएजुकेटेड लोग थे उस टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन के, उनको इंडिकेट किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था कि आपको भी फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहिए और आपको भी उसमें एक्शंस लेने चाहिए। हमें भी एक तरह से, हमें भी लॉ को पर्सोनिफाइड करना चाहिए। ठीक है जी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट बनिए, फ्री रहिए और उसमें पार्ट लेते-लेते अपने राइट्स को पूरा कीजिए। सिक्स्थ इज़ एक लेडी बनी हुई है, ब्लू, व्हाइट एंड रेड को इंडिकेट करती हैं। ये बेसिकली बेटा फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। पेपर में कई बार आ जाता है व्हाट आर द 3 नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस? दैट इज़ ब्लू, व्हाइट एंड रेड। नाउ 7th पिक्चर जो है वो आपकी है लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट मीन्स कि जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सबके लिए एक होगा और सब लॉ के सामने इक्वल होंगे। कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सब हमारे लिए इक्वल है। 8th
8th पिक्चर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। स्नेक अपनी टेल को ही खा रही है एक रिंग बनाने के लिए। इसका मतलब क्या है? सिंबल ऑफ इटर्निटी मीन्स एक रिंग का कोई ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। बेसिकली ये बता रहे हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ, हम जैसे सिंपल कह सकते हैं लेमैन लैंग्वेज में, या इसका कोई एंड नहीं होता, लाइफ चलती जा रही है और हम लोगों को भी चेंजेस करने चाहिए अपनी लाइफ में, लाइफ के साथ साथ कॉन्टिन्यूशन में डेवलपमेंट करनी चाहिए। लास्ट सिंबल है आपका रेड फिजिशियन कैप मीन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो कैप थी ये ज्यादातर हमारे थर्ड स्टेट्स के लोगों ने पहननी शुरू की थी, जिसको सिंबलाइज करते थे कि नाउ वी आर फ्री। वो कैप इसलिए पहना करते थे कि नाउ वी आर फ्री। हाँ जी बेटा, ये अब जो 9th आपका सिंबल है, हम इसको आगे भी बताऊंगी ये कैसे यूज हुआ फ्रांस में, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्रांस ने कैसे अबॉलिश कर दी मोनार्की और रिपब्लिक वो बन गया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इतनी अच्छी लगी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यस प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।